अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 1-2। हमारे पास बच्चों मैलवेयर्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी। हमारे पास वायरस होता है, एक वर्म होता है, इसी तरह हम कहते थे हमारे पास एक ट्रोजन हॉर्स होता है, ठीक है। इसी तरह रैंसमवेयर होता है, फिर हमारे पास स्पाईवेयर होता है, फिर हमने कहा था हमारे पास बॉट्स होते हैं, ऑल्दो इनकी डिटेल्स आपसे नहीं पूछी जाती। लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं, इनकी भी डिटेल्स आपसे नहीं पूछी जाती। फिर आपके पास एडवेयर होता है। ये सारी टाइप्स थी ऑफ मैलवेयर, ठीक है। तो हमारे पास हमने बताना है कि कौन सा जो आपके पास साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है इज नॉट अ टाइप ऑफ मैलवेयर। वेरी गुड। फिशिंग जो है वो मैलवेयर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट अटैक है। मैलवेयर इन सारे मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स को मिलाकर एक मैलवेयर कहा जाता है। आइडेंटिफाई कीजिए वन अदर एग्जांपल ऑफ मैलवेयर देन दोज गिवन इन पार्ट 1A। तो आप इन मैलवेयर्स में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो सपोज करो मैं लिखता हूँ ट्रोजन हॉर्स। बच्चों ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये इसी प्रायोरिटी से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कि अगर पूछे जाएं तो सबसे पहले आप इन 4 के नाम लिखेंगे, ये जो हमने 5 जो शुरू में लिखे, फिर उसके बाद आपकी प्रायोरिटी पे वो बाकी सारे आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिमूव मैलवेयर फ्रॉम अ कंप्यूटर। इसको हम कहते हैं एंटी मैलवेयर हमारे पास, ठीक है जी। तो एंटी मैलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर जो कि मैलवेयर को ढूंढकर खत्म करता है। कहते हैं रजिस्टर स्टोर्स द बाइनरी नंबर, और कहते हैं इसके डेनरी नंबर और हेक्सा रिप्रेजेंटेशन बताओ। मुझे बताइए 2AB में तो बच्चों किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिकल शिफ्ट का है तो जरा इसको देख लेते हैं। कहते हैं लॉजिकल left shift of two places is performed on the binary number stored in the register. Logical left shift of two places, left की तरफ यानी हर बिट को मूव किया गया है। कहते हैं complete the binary register to show its contents after the logical left shift। ठीक है बच्चों। लेफ्ट शिफ्ट बच्चों 2 places to the left हम लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वन जो है आउट ऑफ द रजिस्टर निकल जाएगा। इसी तरह जब ये 2 places to the left जाएगा तो ये वन भी रजिस्टर से बाहर निकल जाएगा। बाकी सारे बिट्स जो हैं वो आपके पास लेफ्ट पे मूव हो जाएंगे, ठीक है, 2-2 प्लेसेस। और आपके पास आखिरी जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा बचेगी। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे बनेगा कि 1 0 0 0 1 1। और जब दो राइट मोस्ट बिट्स हमारे पास खाली बचेंगी तो उनको हम फिलअप करेंगे कैसे, जीरो से। वेरी गुड जी, ठीक है। इसी तरह मुझे बताइए डी पार्ट में कहते हैं द नेगेटिव बाइनरी नंबर -99 नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर, ठीक है। कहते हैं कंप्लीट द रजिस्टर टू शो द बाइनरी नंबर दैट वुड बी स्टोर्ड यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट शो ऑल योर वर्किंग। -99 को बच्चों टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कहते थे इसके अंदर हम क्या करते हैं, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं और नंबर को एज इट इज कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास 2 4 टाइम्स 8 आएगा यहाँ पे, 2 9 टाइम्स 18, रिमाइंडर 1 आता है। इसी तरह 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, यहाँ से भी रिमाइंडर 1 आता है। फिर 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स इधर से रिमाइंडर 0 आता है। फिर यहाँ से करूंगा तो 2 6 टाइम्स रिमाइंडर 0 होगा, 2 3 टाइम्स रिमाइंडर 0 होगा, 2 1 टाइम्स रिमाइंडर 1 होगा। अब जब हम इस नंबर को लिखते हैं, ये है हमारे पास 1 1 0 0, फिर 0, फिर 1 1। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स में है। तो 8 बिट्स में करने के लिए एक एक्स्ट्रा जीरो लगाएंगे। तो अब जब इसको मैं टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, हमारे पास पहला स्टेप होता है कि सारी बिट्स को ऑपोजिट करके लिख दो, यानी 1 को 0 बना दो, 0 को 1 बना दो। तो हमने बना दिया, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप इज आपने 1 ऐड करना है इसमें। तो 1 ऐड करूंगा मेरे पास ऐसे 1 0 1 1 1 0 0 1 बच्चों ये बनेगा। तो इस रजिस्टर की वैल्यू विल बी ऐसे मेरे पास, जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। अच्छा जी, कहते थे नंबर 0 1 0 0 1 1 0 0 is 8-bit binary numbers using binary addition. Give answer in binary, show all your working. तो हमने दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना है। मेरे पास 0 1 0 0 1 1 0 0 है। इसके अंदर ऐड हो रहा है 1 1 1 0 0 1 1। इन दोनों की बाइनरी एडिशन बच्चों परफॉर्म करनी है मुझे। तो बाइनरी एडिशन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हमने सीखा हुआ है कि ये देखो 0 + 1 जो है हम कहते हैं इज 0, 0 + 1 इज 1। इसी तरह 0 + 1 इज 1, फिर 1 + 0 इज 1, अगेन 1 + 0 इज 1।
इधर से वील गेट 0 + 0 इज 0, 0 + 1 1, 1 + 1 इज 1 0, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर 1 + 1 इज 1 0, जिसको ऐसे लिखकर एक 1 जो है वो हमारे पास ओवरफ्लो कर जाता है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर बच्चों। क्योंकि 8 बिट सिस्टम है तो जवाब भी 8 बिट आना चाहिए। ये 9th बिट को हम इग्नोर करते हैं, इस 9th बिट को अपने जवाब में ऐड नहीं करते। इसको आप अलग से बस लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऑफिशियल आंसर हो तो आपके पास ये 00101111 होना चाहिए। तो कहते हैं क्वेश्चन 3 में, कहते हैं यूजर्स कंप्यूटर has a central processing unit that has a clock speed of 2 gigahertz. कहते हैं state she wants to change it to a CPU that has a clock speed of 3 gigahertz. यानी वो इंटरनल क्लॉक की स्पीड बढ़ाना चाह रही है बच्चों। तो इंटरनल क्लॉक की स्पीड कहते हैं जी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होती है बच्चों? कि आपके पास वो क्लॉक पल्सेस या वो अमाउंट ऑफ टाइम, वेरी गुड, जिसमें हम एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को वो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास क्लॉक स्पीड क्या होगी? जो मैक्सिमम टाइम होगा, या मैक्सिमम हम कह सकते हैं टाइम इन मिली सेकेंड या सेकेंड्स होगा, जिसके अंदर एक फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम सिंपल लिखेंगे कि इट इज द मैक्सिमम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे हम, कि मैक्सिमम, या इट इज द, ऐसे अगर मैं लिखूं कि हमारे पास इट इज द नंबर ऑफ फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, number of fetch, decode, execute cycles completed in a second। ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी। इसी तरह हम कहते हैं द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, वो भी आपके पास इसकी एक डेफिनेशन है, ठीक है जी। सेकंड में कहते हैं एक्सप्लेन द इफेक्ट दिस चेंज विल हैव ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू। क्लॉक स्पीड बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों हमारे पास? कि जब आपके पास क्लॉक स्पीड बढ़ती है तो परफॉर्मेंस हम कहते हैं इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपके पास सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल्स कंप्लीट होंगे। तो हमारे पास हम सिंपली लिखेंगे कि मोर फेच, डिकोड, execute cycles are completed in 1 second. So performance हम लिखेंगे, so the performance improves, ठीक है। 2 मार्क्स का है, लेकिन वेरी गुड, हम ये भी लिख सकते हैं 2 मार्क्स हैं सिर्फ, यहाँ पर भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाने चाहिए। लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं कि हाउ एवर इट मे रिजल्ट इन ओवरक्लॉकिंग एंड ओवरहीटिंग। ऐसे जी, ये आपके पास फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। लेकिन नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है, रेयर केसेस में हमने बोला था कि प्रॉब्लम्स उठ के आते हैं, नॉर्मली आपके पास परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है क्योंकि ज्यादा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल्स परफॉर्म होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि द सीपीयू कंटेन्स अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एमएआर इन द फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। एमएआर का बच्चों रोल क्या होता है हमारे पास? हम कहते थे कि इट स्टोर्स the address of the instruction, it stores the address of the instruction that is to be fetched, बस, ठीक है। इसी तरह पीसी क्या स्टोर करता था? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी फेच्ड। अच्छा, सी पार्ट में कहता है, अच्छा हम ये भी लिख सकते हैं कि इट यूजेस एड्रेस बस, it uses the address bus for transfer of या for transmission of addresses बच्चों। अच्छा, इसी के सी पार्ट में कहते हैं द सीपीयू हैज अ लिस्ट ऑफ ऑल मशीन कोड कमांड्स दैट इट कैन प्रोसेस, स्टेट द नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ कमांड्स। बच्चों एक सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस कुछ कैरी आउट करनी है, जिनको फेच भी करना है, डिकोड भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है।
उन इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है जिसका हम एक स्पेसिफिक नाम रखते हैं, और इसको हम कहते हैं, इसके बारे में वैसे हम ए लेवल्स में जाकर पढ़ते हैं, इधर इसने सिर्फ नाम पूछा है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को जो इन पे कमांड्स अप्लाई करनी होती हैं, उस कमांड की लिस्ट को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। यानी वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसके ऊपर आप कमांड्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कहते हैं क्वेश्चन 4 में, कहते हैं वॉशिंग मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। मुझे बताइए बच्चों, एम्बेडेड सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम कहते थे कि हमारे पास एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। एम्बेडेड सिस्टम्स आर स्मॉलर इन साइज, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। दे हम कहते हैं कि दे डू नॉट रिक्वायर मच इलेक्ट्रिसिटी या मच पावर, दे डू नॉट कंज्यूम मच पावर, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम कहते थे कि हमारे पास वो उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। कंटेन्स अ माइक्रो प्रोसेसर, वेरी गुड महद, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह हमारे पास ऑटोमेट करने के लिए डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी के बी पार्ट में कहते हैं सर्कल 3 एग्जांपल्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम्स बच्चों याद रखिएगा आर स्मॉलर सिस्टम्स। स्मॉलर सिस्टम्स जो कि बड़े डिवाइसेस में इंटीग्रेट होते हैं, उनको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये जो लैपटॉप है, ठीक है, ये जो स्मार्टफोन है, और ये जो वेब सर्वर है, ये आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, ये इटसेल्फ पूरे मेन कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। ये आपके पास एम्बेडेड सिस्टम्स नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म करें। एम्बेडेड सिस्टम्स ये होते हैं कि हमारे पास एक बड़ी मशीन के अंदर, एक अप्लायंस के अंदर जो कि मैनुअली काम कर रही थी, उसके अंदर एक स्मॉलर सिस्टम इंस्टॉल करना। तो वेरी गुड, हमारे पास ऑप्शंस फिर क्या बचते हैं? फ्रीजर, सिक्योरिटी लाइट सिस्टम एंड द वेंडिंग मशीन। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन 5 पे जरा आते हैं। कहते हैं a band is recording their new song, they need to consider the sample rate and sampling resolution of their recording। कहते हैं एक बेनिफिट बताइए ऑफ यूजिंग अ हायर सैम्पलिंग रेट। हायर सैम्पलिंग रेट क्या होता था बच्चों? वो टाइम इंटरवल या वो नंबर ऑफ सैंपल्स जो कि हम कहते हैं एक सेकंड में रिकॉर्ड होते हैं। अगर मैं एक सेकंड में ज्यादा सैंपल्स रिकॉर्ड करूं, तो मुझे बताइए उससे क्या होगा? मेरी आवाज ज्यादा क्लियर होगी। क्वालिटी क्वालिटी इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन मेरी आवाज जो है वो ज्यादा क्लियर होगी, आपको ज्यादा एक्यूरेटली समझ आएगी। क्वालिटी तब इम्प्रूव होगी जब हम बिट्स ज्यादा यूज करते हैं। बिट्स हम कब ज्यादा यूज करते हैं? सैम्पलिंग रेजोल्यूशन में। क्लियरर, या हम इसको कह सकते हैं एक्यूरेट साउंड इज, सॉरी, accurate sound is produced। कहते give one drawback of using a higher sampling rate to record the sound। क्या ड्रॉबैक होगा? ज्यादा सैंपल्स होंगे तो वेरी गुड, ज्यादा स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई होगी। ज्यादा स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई होगी तो हमारे पास डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, शेयरिंग, मेमोरी ज्यादा भी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, बैंडविड्थ भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी फिर। तो एक ड्रॉबैक क्या है कि आपके पास फाइल साइज जो है will increase and the sound file या the audio file will occupy more storage space। क्योंकि कंप्यूटर में स्टोर होना है परमानेंटली, तो रैम वगैरह में नहीं। रैम में जब वो लोड होगा तो तब ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, कहते हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। एक सिंपल सी बात थी, वेरी गुड, जिसके 2 पॉइंट्स आपको दे रहा है। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती थी बच्चों? हम कहते थे हमारे पास ये वो नंबर ऑफ बिट्स होते थे दैट आर ऑक्यूपाइड बाय ईच सैंपल ऑफ साउंड। सिंपली आपके पास ये इसकी डेफिनेशन होगी जी, नंबर ऑफ बिट्स ऑक्यूपाइड बाय ईच सैंपल ऑफ साउंड। जो कि आपके पास जितने ज्यादा बिट्स होंगे, फिर ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा हो सकेगी आवाज की,
आवाज के अंदर हम वो उसका जो भी वेव्स होती हैं तो वेव्स के अंदर एम्पलीट्यूड लैम्डा वो सब कुछ आ जाता है, तो वो सब उसके साथ साथ बढ़ता कम होता जाएगा। डी पार्ट में कहते हैं द बैंड वांट्स टू कंप्रेस द साउंड फाइल बट दे डू नॉट वांट एनी डाटा टू बी परमानेंटली रिमूव्ड। दे डू नॉट वांट एनी डाटा टू बी परमानेंटली रिमूव्ड। आइडेंटिफाई द कंप्रेशन मेथड। कौन सा होगा जी हमारे पास? वेरी गुड, हमारे पास लॉसलेस मेथड होगा। क्वेश्चन 6 पे जरा आइए जी। कहते हैं द टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस अबाउट डाटा ट्रांसमिशन मेथड्स, कंप्लीट द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग व्हिच डाटा ट्रांसमिशन मेथड्स आर डिस्क्राइब्ड। डाटा इज ट्रांसमिटेड डाउन अ सिंगल वायर। वायर्स की डिस्क्रिप्शन है जी, सिंगल वायर किसके अंदर होती है हमारे पास? सीरियल के अंदर। वन बिट एट अ टाइम, बिल्कुल पता है, इन वन डायरेक्शन ओनली। वेरी गुड, हमारे पास डायरेक्शन की भी बात की। एक सिंगल डायरेक्शन में कौन सी डाटा ट्रांसमिशन होती है? सिंपलेक्स डाटा ट्रांसमिशन होती है। कहते हैं डाटा इज ट्रांसमिटेड डाउन मल्टीपल वायर्स, तो ये तो सिंपल, पहले तो मैं इसको पैरेलल लिखूंगा। फिर कहते हैं कि एट अ टाइम इन बोथ डायरेक्शंस बट वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ये किस में होता था? ये आपके पास हाफ डुप्लेक्स में होता था जी। इसी तरह कहते हैं डाटा इज ट्रांसमिटेड डाउन अ सिंगल वायर। अगेन सिंगल वायर आपके पास सीरियल ट्रांसमिशन है, वन बिट एट अ टाइम इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, तो आपके पास सीरियल कौन सी होगी? सीरियल डुप्लेक्स भी लिख सकते हैं और इसको सीरियल फुल डुप्लेक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा। इसी तरह कहते हैं डाटा इज ट्रांसमिटेड डाउन मल्टीपल वायर्स। अगेन मल्टीपल वायर्स की बात कर रहा है, तो पहले मैं इसको पैरेलल लिखूंगा। फिर कहते हैं इन वन डायरेक्शन ओनली, तो मेरे पास ये क्या होगा? पैरेलल सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन बच्चों। तो ये देखो, अगेन आपको उसने डेफिनेशंस इतना आसान कर दिया कि डेफिनेशंस दे दी और अब टर्म का नाम पूछ रहा है आपसे। खैर, कहते हैं द ट्रेन स्टेशन वांट्स अ सिस्टम दैट विल अलाउ द टिकट्स टू बी ऑटोमेटिकली चेक्ड। कहते हैं आइडेंटिफाई टू सूटेबल इनपुट डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू ऑटोमेटिकली रीड द टिकट्स। बच्चों, ऑटोमेटिक रीडिंग ऑफ टिकट्स की बात कर रहा है। टिकट्स कैसे रीड होते हैं ऑटोमेटिकली, किन चीजों के थ्रू होते हैं? देखो, कंप्यूटर को टिकट देखना है, ठीक है, तो देखने के लिए उसके पास इनपुट डिवाइसेस, अगर हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक रीडिंग होती है? नहीं, वो उसको मैन्युअली इनपुट करना पड़ेगा। माइक्रोफोन की बात करते हैं तो उसको मैन्युअली बोलना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास, क्या आपके पास डिजिटल कैमरा हो सकता है, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर हो सकता है। क्यूआर कोड सिर्फ नहीं लिख देना, क्यूआर कोड स्कैनर इज द कंप्लीट टर्म। ठीक है, क्यूआर कोड नहीं, क्यूआर कोड स्कैनर उसको रीड करेगा। क्यूआर कोड तो वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास जो स्टोर्ड है। ठीक है, क्यूआर कोड इज द डिवाइस, क्यूआर कोड स्कैनर इज द डिवाइस। इसी तरह हमारे पास बारकोड स्कैनर इज द डिवाइस, बारकोड तो वो इंफॉर्मेशन है। पार्ट कहते हैं ट्रेन ड्राइवर पुशेस द बटन टू क्लोज द ट्रेन डोर व्हेन ऑल द पैसेंजर्स हैव बोर्डेड द ट्रेन। कहते हैं द ट्रेन डोर विल ओनली क्लोज व्हेन देयर आर नो पैसेंजर्स इन द डोरवे। कहते हैं द सिस्टम टू चेक देयर are no passengers in the doorway uses a sensor and a microprocessor. Explain how the sensor and microprocessor are used to check whether the train door can be closed. बच्चों, तीन सेंसर्स मूवमेंट आपकी या कहीं पे प्रेजेंस डिस्कस करते हैं, हमने बोला था, सॉरी, प्रेजेंस उसको डिटरमिन करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। प्रेशर सेंसर होता है आपके पास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है आपके पास, और इंफ्रारेड या आपके पास मोशन सेंसर होता है। तो कहीं पर कोई बंदा मौजूद है कि नहीं मौजूद, उसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज द बेस्ट सेंसर। ठीक है, और आपके पास मोशन डिटेक्ट हो रही है, मूवमेंट, तो उसके लिए इंफ्रारेड मोशन सेंसर्स आर द बेस्ट सेंसर्स। वेट किसी चीज का देखना है, वेट के थ्रू बताना है कोई चीज है कि नहीं, तो उसमें हम प्रेशर सेंसर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि यार मोस्टली हमारे पास 99% ऑफ द टाइम्स हम मूवमेंट्स और यही चीजें चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हमारे पास बच्चों इस सवाल को आंसर करने के लिए आपने जो टोटल पॉइंट्स लिखने थे वो मैं फिर से आपको इधर दिखा देता हूँ कि आपने सेंसर्स बताने हैं कि अप्रोक्सीमेटी सेंसर, एन इंफ्रारेड सेंसर या मोशन सेंसर विल बी यूज्ड, या प्रेशर सेंसर विल आल्सो बी यूज्ड। प्रेशर सेंसर वैसे एक वीक आंसर है लेकिन बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास यही सेंसर्स जो हैं ये आपके पास वैल्यूज को इनपुट करते हैं अपने पास, और इन वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल यूजिंग एन एडीसी। और इस एडीसी के बाद कन्वर्ट करने के बाद दीज वैल्यूज आर सेंट टू द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंपेयर करता है इन वैल्यूज को
to a set of pre-store values to a set of store values. अगर आपके पास वो inside the range हो तो एक्चुएटर्स को एक डिफरेंट मैसेज दिया जाता है, अगर आउटसाइड हो तो एक्चुएटर्स को एक डिफरेंट मैसेज दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्चुएटर को मैसेज जाता है वो डीएसी के थ्रू जाता है, और अगर देयर इज नो पर्सन स्टैंडिंग तो हमारे पास हम कहेंगे द एक्चुएटर क्लोजेस द डोर, और इसी तरह इफ देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग तो हमारे पास वो एक्चुएटर जो है वो दरवाजे को बंद नहीं करेगा। और ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा बच्चों? जब तक देयर आर नो पीपल स्टैंडिंग इन द डोरवे। ठीक है, इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को आपने जुमले के तौर पे लिखेंगे और आपको 8 मार्क्स कम से कम इसके मिलते हैं जी। ये हमारे पास 6 मार्क्स का सवाल है, तो 6 मार्क्स कंफर्टेबली आप यहाँ पर स्कोर कर लेंगे। ठीक है, चले जी। कहते ड्रॉ एंड एनोटेट अ डायग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट्स साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ डाटा इंटरसेप्शन। हाँ जी, डाटा इंटरसेप्शन क्या होती थी बच्चों? कि आपके पास एक यूजर के वाईफाई पे अटैक करके उसके सारे के सारे पैकेट्स को, डाटा पैकेट्स को चोरी करना, उसके नेटवर्क पे अटैक करके जो भी ट्रांसमिशन हो रही है उसको देखना। फॉर एग्जांपल इधर देखिए जी, ये मैं दो कंप्यूटर्स बना रहा हूँ जिन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी। इंटरसेप्ट करना क्या होता है? एक चीज जो कि इधर से उधर पास हो रही है और उसको बीच में आप आकर उसको चोरी कर लें। तो हमारे पास, इसको मैं कहता हूँ, ये मेरे पास सपोज करो डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है। ठीक है, और ये डिवाइस ए और डिवाइस बी जो है ये आपस में बच्चों ट्रांसमिशन ऑफ डाटा या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हम लिखेंगे डिवाइस बी जो है या कंप्यूटर बी सेंड्स मैसेजेस। एनोटेशन भी आपने करनी है तो हम उसी लिए कर रहे हैं, हम कहते हैं कंप्यूटर ए रिसीव्स, कंप्यूटर ए जो है वो रिसीव करेगा मैसेजेस। ठीक है, और हमारे पास बीच में एक वो अटैकर आता था जिसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि भैया एक बंदा है जिसने एक हैट सी पहनी हुई है, या आपकी मर्जी है आप एज अ कंप्यूटर इसको पूरा दिखा दें क्योंकि उसने भी अटैक आपके पास एक कंप्यूटर के थ्रू ही लॉन्च करना है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये आपके पास इसको ईव्स ड्रॉपर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप साइबर क्रिमिनल भी कह सकते हैं, इसको आप अटैकर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये ईव्स ड्रॉपर क्या करेगा कि आपके पास इसी डाटा को अपनी तरफ भी लेकर आएगा। इसको अपनी तरफ कैसे लेकर आता है? हमारे पास ये जो डाटा पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन यूजर टू द अदर, इसके ऊपर ये अटैक लॉन्च करता है, और आपके पास जो स्पेसिफिक एक अटैक होता है जिस जो कि डाटा पैकेट्स को आकर ठीक है, जो कि डाटा पैकेट्स को आकर आपके चोरी करता है, डाटा पैकेट्स को एग्जामिन करता है, या मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ डाटा पैकेट्स को आकर स्निफ आउट करता है, तो इस स्पेसिफिक उसको हम कहते हैं पैकेट स्निफर, जो कि हमारे पास पैकेट्स को एग्जामिन करके अटैकर को भेजता है। ठीक है जी, तो हमारे पास हम इसको एनोटेट करेंगे अगेन कि हमारे पास इट एग्जामिन्स ऑल द डाटा पैकेट्स, और आपके पास यही डाटा पैकेट जो है ये क्या होंगे? ये भेजे जाएंगे ड्रॉपर को या अटैकर को। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास एक डाटा इंटरसेप्शन की पैकेट स्निफर एक प्रोग्राम होता है जो कि पैकेट्स को एग्जामिन करता है एक यूजर से दूसरे यूजर के पास जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसी के बी पार्ट में कहता है आइडेंटिफाई वन सिक्योरिटी सोल्यूशन दैट विल हेल्प कीप डाटा सेफ फ्रॉम डाटा इंटरसेप्शन एंड स्टेट व्हाई इट विल हेल्प कीप डाटा सेफ। इंटरसेप्शन क्या है बच्चों? कि कोई डाटा आपका चोरी करके ले गया। अच्छा, ओवर द इंटरनेट आप कभी भी इन चीजों को तो प्रिवेंट कर नहीं सकते, तो आप बताइए डाटा को सेफ कैसे रख सकते हैं? अगर इंटरसेप्शन हो जाए तो वो डाटा आपका सेफ कैसे रहे? हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास encryption will be used as it makes the data as it makes the data
क्या करती है जी, इनक्रिप्शन आपके पास मीनिंगलेस बना देती है। ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर्स तब यूज होते हैं बच्चों, फायरवॉल्स तब यूज होते हैं जब एक कंप्यूटर से निकलते हुए डाटा को हम देख रहे होते हैं, जब कंप्यूटर पे अटैक लॉन्च होता है। लेकिन ये तो कंप्यूटर पे अटैक लॉन्च नहीं होता, ये तो रास्ते में कहीं पे अटैक लॉन्च होता है। तो हमारे पास फायरवॉल्स तो किधर होती हैं, कंप्यूटर्स के अपने पास होती हैं। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर्स फायरवॉल्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे। ये थोड़े से वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सोचना पड़ता है इनके लिए, थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो आपके पास फायरवॉल कंप्यूटर ए के पास होगी, कंप्यूटर बी के पास होगी, लेकिन रास्ते में तो फायरवॉल नहीं लगी हुई। ठीक है। अब जब रास्ते में फायरवॉल नहीं लगी हुई तो रास्ते के अंदर डाटा चोरी हो सकता है, उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो अगर चोरी हो जाए तो हम कहते हैं भैया फिर ये लो, उसको मीनिंगलेस बना दिया। क्वेश्चन 9 पे आइए जी। आपके पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं। कहते हैं द टेबल कंटेन्स टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस अबाउट द इंटरनेट, कंप्लीट द टेबल विद द मिसिंग टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस। कहते हैं द कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल द वेब पेजेस अवेलेबल। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बच्चों क्या होता था जी हमारे पास, एक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, उसको हम क्या कहते थे, वर्ल्ड वाइड वेब, या www। ठीक है। इसी तरह स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड बाय द वेब ब्राउजर, स्मॉल टेक्स्ट फाइल से आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, दैट कैन स्टोर अ यूजर्स पर्सनल डाटा। या आपके पास कौन स्टोर करता है, वेरी गुड उमर, कुकीज। इसी तरह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता था आपके पास जी, एक हमारे पास एड्रेस होता था जो कि आपके पास यूज होता था किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो हम सिंपली लिखते हैं हमारे पास a text address that is used that is used to access websites। इसी तरह वेब सर्वर क्या होता था, एक पावरफुल कंप्यूटर जो कि आपके पास रिक्वेस्ट आपकी सर्विस करता था रिक्वेस्ट को। ठीक है। तो हमारे पास सर्वर को लिखेंगे हमारे पास a powerful computer that handles या that services the requests of clients। बस। अच्छा, कहते द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट, किस लैंग्वेज में वेबसाइट्स को लिखा जाता था जी, वेरी गुड, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML। ठीक है। अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड सेंड वेब पेजेस, ट्रांसफर ऑफ वेब पेजेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल था जी, HTTPS। तो ये देखो 6 मार्क्स अगेन आपको मजाक मजाक में इधर से मिल रहे हैं जी। फिर क्वेश्चन 10 पे आते हैं। A business has A business has a system that is described as having artificial intelligence। एक सिस्टम को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कब कहते थे बच्चों, जब वो आपके पास पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख कर अपने नए डिसीजंस ले सके। और इन नए डिसीजंस लेने की एबिलिटी को इसके पास हम कहते थे कि एआईज की एबिलिटी होती है टू रीजन, यानी जो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे नॉलेज उठाकर उससे रीजनिंग करना, फिर उसके हिसाब से नई चीजें सीखना, और चेंजिंग एनवायरनमेंट्स को चेंजिंग इनपुट्स के साथ साथ अडेप्ट करना। ये 3 एआई की एबिलिटीज थी। ठीक है। तो हमारे पास खैर सवाल कहता है स्टेट वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एआई सिस्टम। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो आपके पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एआई की, जैसे हमारे पास टू द एबिलिटी टू रीजन। ठीक है। इसी तरह द एबिलिटी टू लर्न, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजेस, ये 3 डिफरेंट वो बता दिए मैंने आपको। इसी तरह आपके पास एक और बहुत बड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हमारे पास ये डिफरेंट पैटर्न्स को रिकग्नाइज करती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिकग्नाइजेस पैटर्न्स, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास रिकग्नाइज करके पैटर्न्स को सिमुलेट करता है ये ह्यूमन बिहेवियर या आपके पास इंटेलिजेंट बिहेवियर। ठीक है जी। तो हमारे पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एआई की, इनमें से सिर्फ कोई एक आप लिखेंगे तो आपके पास वो जो मार्क्स हैं आपको मिल जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। एआई का तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम था। अच्छा, इसी के बी पार्ट में कहता है कि हमारे पास एन एआई सिस्टम
is an expert system. Explain how an expert system operates. एक एक्सपर्ट सिस्टम ऑपरेट कैसे करता था बच्चों, उसके कुछ कंपोनेंट होते थे जो हमने देखे थे हमारे पास। हम कहते थे कि एक एक्सपर्ट सिस्टम ने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक कंपोनेंट में अपने स्टोर की होती है, जिसको हम कहते थे द नॉलेज बेस। इसी तरह इस इंफॉर्मेशन को यूज किस तरह करना है उसके लिए हमारे पास रूल्स स्टोर होते थे इन अ कंपोनेंट कॉल्ड द रूल्स बेस। इसी तरह हमारे पास इस नॉलेज को उठाकर इस रूल्स इन पे अप्लाई करना और हर चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से नया डिसीजन लेना, वो हमारे पास एक इंजन होता था जिसको हम कहते थे इन्फ्रेंस इंजन। और एक यूजर ने इंटरैक्ट करना है विद द सिस्टम, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू हमारे यूजर्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं विद द सिस्टम। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एन एक्सपर्ट एआई सिस्टम, जिनको हमने इधर बताना है। तो हमारे पास एक्सप्लेन हाउ एन एक्सपर्ट एआई सिस्टम ऑपरेट्स, तो हमारे पास हम लिखेंगे कि ऑल द इंफॉर्मेशन gathered from expert sources, ये जो हमने नोट्स में भी इस सवाल का जवाब लिखा हुआ है, एक्सपर्ट सोर्सेज, रिसर्च पेपर्स, and other sources is stored in a knowledge base। तो ये आपने उसको इंट्रोडक्शन दे दिया ऑफ द नॉलेज बेस। इसी तरह आपके पास इस नॉलेज को यूज कैसे करना है, ठीक है जी। आ, हम कहते हैं द रूल्स on which how this knowledge the rules on which how this knowledge is used are stored in, कहाँ पर बच्चों, वो रूल्स कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, आर स्टोर्ड इन अ रूल बेस। आपके पास सेकंड पॉइंट यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है बिल्कुल। और आपके पास एक और कंपोनेंट होता है, इट हैज एन इन्फरेंस इंजन that applies the rules base, that applies the rules, ऐसे लिख लेते हैं हम, that applies the rules on the knowledge, that applies the rules on the knowledge and makes decisions based on the changing patterns, ठीक है। तो हमारे पास based on the output या based on the result, आप based on the changing patterns कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ यूजर ने इंटरैक्ट करना है, यूजर ने उसको इनपुट प्रोवाइड करना है या आउटपुट्स देखनी है, तो उसके लिए क्या होगा, हम लिखेंगे इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस बच्चों, टू allow users to provide inputs, yani to interact with the machine, to provide inputs and see outputs या ऑब्जर्व आउटपुट्स। तो ये हमारे पास एक पूरा एक्सपर्ट सिस्टम, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका आपके पास डिटेल्स हैं। तो क्वेश्चन 11 आता है जी, कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस एन ऑटोमेटेड सिस्टम इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, द ऑटोमेटेड सिस्टम यूजेस अ फ्लो सेंसर। फ्लो सेंसर या फ्लो रेट सेंसर बच्चों क्या करता था कि आपके पास जितने भी लिक्विड्स, गैसेस, या आपके पास इस तरह के जितने भी ऐसे हम कहते हैं फ्लोइंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास उनका प्रेशर या उनका जो अमाउंट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये फ्लो रेट सेंसर जो था वो यूज होता था। तो खैर इसने चलो ये इधर पूछ भी लिया, यही कि आइडेंटिफाई व्हाट फ्लो रेट सेंसर मेजर्स। फ्लो रेट सेंसर क्या मेजर कर रहा होता है जी, आपके पास द अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, या हम कहते हैं हमारे पास द अमाउंट ऑफ gases flowing through the आपके पास एनवायरनमेंट ऑफ द सेंसर भी कह सकते हैं, या फ्लोइंग थ्रू मशीन्स भी कह सकते हैं, फ्लोइंग थ्रू एयरवेज भी कह सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह हमारे पास बी पार्ट पे आए तो कहते हैं एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉइज यूजिंग एन ऑटोमेटेड सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बच्चों फायदे क्या होते थे एम्प्लॉइज ने जब यूज किए ऑटोमेटेड सिस्टम्स। ऑटोमेटेड और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम बहुत फिक्स्ड फायदे पढ़ते थे कि आपके पास क्या होगा जी, जो ओवरऑल काम है उसको अंदर रेस्ट की जरूरत नहीं है बार बार उसको, जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको ब्रेक्स की जरूरत नहीं है, तो आपके पास ज्यादा एफिशिएंट, वेरी गुड, जो भी प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एफिशिएंट काम होगा। इसी तरह हमारे पास ज्यादा स्किल्ड काम होगा क्योंकि दे कैन लर्न अडाप्ट टू देयर चेंजेस। वर्कर्स को ज्यादा डेंजरस एरियाज में काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये ओवरऑल सेफ भी होगा। तो बहुत सारे हम लोगों ने फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे होते थे बच्चों। उन्हीं में से आपको एक दो उठाकर, एक उठाकर बल्कि इधर सिर्फ लिखना है कि ऑटोमेटेड सिस्टम का नुकसान, फायदा सॉरी क्या होगा। ठीक है, इसके रेफरेंस से आप ये नहीं लिख सकते कि आपके पास नो पे चेक्स या कोई बंदे नहीं होंगे टू पे, ज्यादा लेस कॉस्टली होगा। महज ये भी थोड़ा सा पॉइंट इनवैलिड हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी आ गए, तो एम्प्लॉयज के परस्पेक्टिव से पैसों की बात जो है वो थोड़ी सी इनवैलिड हो जाती है। तो कहते हैं एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज टू द कंपनी ओनर, कंपनी ओनर को, ऑफ यूजिंग एन ऑटोमेटेड सिस्टम इन द मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी ओनर को बच्चों क्या डिसएडवांटेज होगा? वेरी गुड, एक्सपेंसिव टू सेटअप, वेरी गुड, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, इसी एक और हम लोगों ने नुकसान लिखा था जी हाई स्किल्ड जॉब्स के अंदर, कि अगर ज्यादा अरसे तक ऑटोमेटेड सिस्टम्स काम करते रहें तो जो स्किल्ड लेबर है, जैसे ड्राइवर्स की हम बात करते थे, मे लूज देयर स्किल ओवर टाइम। ट्वेल्थ पे जरा आते हैं बच्चों। कहते हैं डिजिटल करेंसी कैन बी यूज्ड टू पे फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कहते हैं डिजिटल करेंसीज आर ऑफन ट्रैक्ड यूजिंग डिजिटल लेजर्स। लेजर्स हम बोलते थे वो बड़ी बड़ी किताबें पहले होती थी, रजिस्टर्स होते थे जिनमें हिसाब रखा जाता था। अब डिजिटल लेजर्स होते हैं कि डिजिटली हिसाब स्टोर किया जाता है। कहते हैं गिव टू अदर फीचर्स ऑफ डिजिटल करेंसी। बच्चों डिजिटल करेंसी के क्या दो फीचर्स और होते थे जी? और क्या फीचर्स होते हैं डिजिटल करेंसी के? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये डिजिटल है तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास एग्जिस्ट, वेरी गुड उमर, इलेक्ट्रॉनिकली करेगी, और डिजिटल है तो ओनली इलेक्ट्रॉनिकली करेगी। तो हम लिखेंगे इट एग्जिस्ट्स, या इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, या इट एग्जिस्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली ओनली। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास वेरी गुड, जो क्रिप्टोग्राफी ये यूज करता था, तो हम कहते थे कि क्रिप्टोग्राफी आपके पास इसको बहुत सिक्योर बनाती थी, तो हमारे पास हम कह सकते हैं यूजेस क्रिप्टोग्राफी। या क्रिप्टोग्राफी का एक बेहतर नाम हमें क्या पता है जी? क्रिप्टोग्राफी किस चीज की टाइप है? वेरी गुड, इनक्रिप्शन की टाइप है। ठीक है, इसी तरह हम कहते थे कि हमारे पास डिजिटल करेंसी का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आपके पास ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर यूजुअली नहीं होती। अब जितनी भी डिजिटल करेंसी आ रही है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जो आ रही है, उसको हम कहते थे कि हमारे पास ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर होती है, या ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट कोई भी चीज इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, सिर्फ लोग जो हैं जो इसके अंदर पार्टेक कर रहे हैं उनके थ्रू इसकी डिमांड हाई और लो हो सकती है। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट यूजेस अ डिजिटल लेजर टू ट्रैक द यूज ऑफ डिजिटल करेंसी। बच्चों डिजिटल लेजर और डिजिटल करेंसी का यूज ट्रैक करने के लिए हमारे पास कौन सी एक टेक्नोलॉजी थी जी? वेरी गुड, वी हैड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे पास इस डिजिटल पेमेंट्स को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही होती थी जी थ्रू आउट। ठीक है, वो ब्लॉकचेन्स बड़ी डिटेल में हमने पढ़े थे। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन 13 पे आते हैं जी। क्वेश्चन 13 कहता है स्टोरेज एंड मेमोरी आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज इज वन टाइप ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर, और मैं बारहा बता चुका हूँ कि इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके पास ये डायरेक्टली एक्सेसिबल या डायरेक्टली एक्सेस्ड होती है बाय द सीपीयू हमारे पास। ठीक है, आपके पास इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है बाय द सीपीयू। कहते हैं टेक वन बॉक्स टू शो विच इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास सिर्फ कौन कौन सी थी? रैम थी और रोम थी। तो नीचे आपके पास उसने सीडी दी हुई है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बल्कि ऑप्टिकल स्टोरेज है। ठीक है, सेकेंडरी भी नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यस इट इज प्राइमरी मेमोरी।
SSD भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है जी। इसी तरह कहते हैं गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। व्यू पर मैंने लिख के दिखाया, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। दोनों में से कुछ एक बात लिख सकते हैं। ठीक है जी। या सीपीयू इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द सेकेंडरी स्टोरेज। पार्ट में कहते हैं वर्चुअल मेमोरी कैन बी क्रिएटेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन अबाउट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती थी बच्चों? हमारे पास जब रैम खत्म हो जाती थी तो हम क्या करते थे? उधार लेते थे थोड़ी सी हार्ड डिस्क से या एसएसडी से जगह, और उसको एक्ट करवाते थे एज आर रैम। तो हमारे पास कहते हैं इसके लिए जरा आपने टर्म्स कंप्लीट करनी है। कहते हैं सम ऑफ terms in the list will not be used, some terms may be used more than once। कहते हैं वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड व्हेन द डैश इज फुल। कब फुल होती है? जब हमें सेकेंडरी, वेरी गुड, दोबारा रैम की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम जब खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं हमारे पास तब हमें जरूरत पड़ती है वर्चुअल मेमोरी की। तो व्हेन दिस रैंडम एक्सेस मेमोरी रन्स आउट, तब हमें जरूरत पड़ती है। इट इज क्रिएटेड बाय पार्टीशनिंग द डैश। किसकी पार्टीशन लेके आते हैं हम? हमारे पास जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ऊपर उसने HDD भी दिया हुआ है। SSD अगर दिया हो तो वो ज्यादा बेहतर ऑल्टरनेटिव है। हमारे पास SSD इनमें से कहीं पर नहीं दिया हुआ, तो हम सिर्फ HDD को देखेंगे। तो हमारे पास इधर जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, इट इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी या वर्चुअल मेमोरी। इसी तरह कहते हैं डाटा इज डिवाइडेड इनटू डैश दैट कैन बी सेंड फ्रॉम डैश टू द डैश। हमारे पास डाटा किस में डिवाइड होता है जी? क्या कहते थे हम? क्या चीज ऑफ मेमोरी होते हैं? ट्रांसफर ऑफ क्या होता है? वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ पेजेस हमारे पास होता है। तो ये लिखा हुआ है इसने कि आपके पास पेजेस जो हैं वो इधर हमारे पास टर्म आएगी। और वो जो डाटा है, इट कैन बी सेंड फ्रॉम डैश टू द डैश। कहाँ से कहाँ तक आपके पास? हमारे पास रैम से वो ट्रांसफर होते हैं, रैम के ट्रांसमिशन होता है उनका। किधर गई रैम? हाँ, ये रैंडम एक्सेस में भी आपके पास दैट कैन बी पेजेस जो हैं वो आपके पास रैम के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से भेजे जा सकते हैं इनटू द मेमोरी जो कि हमने अभी अभी हार्ड डिस्क ड्राइव से उधार ली, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हमारे पास वर्चुअल मेमोरी कहते हैं जी। तो ये आपके पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी। चलो, ये पेपर बच्चों हमारे पास यहाँ पे खत्म होता है। दिस वाज अक्टूबर नवंबर 2023, पेपर 1-2।